मोदी जी तो किसी से बात ही नहीं कर सकते। अभी हमने सबने देख लिया ना, मतलब वो हंस सकते हैं, गले मिल सकते हैं, लेकिन किसी से जाके कुछ बोल नहीं पाते हो। और उससे भी बड़ी दुख की बात है कि वो किसी और को भी नहीं भेजना चाहते। मतलब एक आदमी से खुद नहीं हो रहा, जरूरी थोड़ी है एक आदमी को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, सिर्फ गुजराती आती है, और गुजराती आने के बाद भी वो कोई बात ना समझ सकते हैं ना किसी को समझा सकते, ये चीज है, उन्हें मान लेनी चाहिए। किसी और को, किसी भी और को, जो भारत की जो जरूरत है पूरी विश्व को, भारत की उस रोल को अदा करने के लिए मोदी जी किसी और को भेजने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अकलमंद अपने आप को दिखाने की सबसे बड़ी जो शौक है ना, वो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है इसको। जो जायनिस्ट ताकतों ने हासिल किया है वो धोखाधड़ी से ही किया है। जैसे ट्रम्प साहब नेगोशिएशन टेबल पे थे, अभी 2 दिन बाद ईरान के साथ उनकी बातचीत और होनी थी, आगे बढ़नी थी, 2 दिन पहले धोखे से हमला कर दिया, और वो भी कोई मोसाद का बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं था, सिर्फ जो ईरान के अंदर उन्होंने कुछ क्रिमिनल्स पाल रखे हैं जो लोकल ही हैं, पैसे देके उन्होंने अंदर की जानकारी और धोखाधड़ी से इस काम को अंजाम दे लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आयरन डोम छू, मोसाद का हेडक्वार्टर, जो वहाँ की सबसे बड़ी साइंटिफिक, एक जो बताते थे कि यहाँ पे हम सारी अपनी साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, वो गायब। हाइफा और अडानी जी का सारा पोर्ट गायब। हाइफा शहर एकदम तहस नहस। ये तब है जबकि जो जायनिस्ट ताकतें हैं वो जब भी हमला करती हैं फिलिस्तीन पे, जैसे मजलूम होते हैं ना, जिनके पास हथियार नहीं होते, कुछ नहीं होता, बच्चों पे, महिलाओं पे, बुजुर्गों पे, वो आम नागरिकों को मारने के लिए काम करते हैं। और ईरान का काम मुश्किल इसलिए भी और हो जाता है क्योंकि वो आम नागरिकों को मार नहीं सकते। ऐसा नहीं कि उनके पास ताकत नहीं है मारने की। बेंजामिन नेतन्याहू साहब, अभी अभी उनकी सरकार गिरने वाली थी और वो जेल जाने वाले हैं। जैसे ही उनकी सरकार गिरेगी वो जेल जाएंगे लंबे समय तक, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार बहुत किया है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है, पूरे दुनिया के जो ज्यूज थे उनको ये बहका के, और ये मैं महत्वपूर्ण विषय पे आ रहा हूँ कि इसराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसराइली यानी कि यहूदी नहीं, ज़ायनिस्ट ताकतों के पास ऐसी ताकतें हैं, जो ऐसी ताकत है कि वो इन सारे देशों को मिडिल ईस्ट के दबा के, मार के, पीट के, उनका सारा पैसा चुरा के उन लोगों को दे देंगे जो इसराइल के अंदर रहेंगे। और ये हुआ भी काफ़ी समय से, लेकिन ये सब एक फ्रॉड के तहत हुआ, एक धोखाधड़ी के तहत हुआ। इसराइल कभी भी वेस्टर्न ताकतों के बगैर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था। ना बेंजामिन नेतन्याहू, ना इसराइल की फौज, और ना इसराइल के साइंटिस्ट, ना उनके जो वो बताते हैं कि हमारे पास एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट है। ये कभी, ये सबसे बड़ा झूठ था। सारी की सारी वेस्टर्न ताकतें उनको एक अपने टूल की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उसका पर्दाफाश अब जाके शुरू हुआ है। मिस्टर सेफ्टी जो कहे जाते थे वो आयरन डोम, और ये एक वही एक हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ हो रही है। जैसे खैबर का दरवाज़ा था ना, जो उस समय के ज़ायनिस्ट थे वो ये सोचते थे कि ये दरवाज़ा, और दुनिया भर को बताते थे कि ये दरवाज़ा ऐसा है जिसको कभी कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। तो वैसे ही वही कहानी क्या दोहराई जा रही थी, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, ये एक ऐसा चीज़ है, इसके बहकावे में रख के बहुत सारे लोगों को इसराइल के अंदर बसाया। आज जब आयरन डोम, जैसे हज़रत अली ने खैबर का दरवाज़ा तोड़ा था ना, उसी आराम से जो आज ऐसा माना जाता है सबसे ज़्यादा उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाली कंट्री है, उसने भी ये आयरन डोम खैबर के दरवाजे की तरह एकदम ध्वस्त कर दी। ये उनकी टेक्नोलॉजी। आज तक जो ज़ायनिस्ट ताकतों ने हासिल किया है वो धोखाधड़ी से ही किया है। जैसे ट्रम्प साहब नेगोशिएशन टेबल पे थे, अभी 2 दिन बाद ईरान के साथ उनकी बातचीत और होनी थी, आगे बढ़नी थी, 2 दिन पहले धोखे से हमला कर दिया, और वो भी कोई मोसाद का बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं था, सिर्फ जो ईरान के अंदर उन्होंने कुछ क्रिमिनल्स पाल रखे हैं जो लोकल ही हैं, पैसे देके उन्होंने अंदर की जानकारी और धोखाधड़ी से इस काम को अंजाम दे लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आयरन डोम छू, मोसाद का हेडक्वार्टर, जो वहाँ की सबसे बड़ी साइंटिफिक, एक जो बताते थे कि यहाँ पे हम सारी अपनी साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, वो गायब। हाइफा और अडानी जी का सारा पोर्ट गायब।
हाइफा शहर एकदम तहस नहस। ये तब है जबकि जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं वो जब भी हमला करती हैं फ़िलिस्तीन पे, जैसे मजलूम होते हैं ना जिनके पास हथियार नहीं होते, कुछ नहीं होता, बच्चों पे, महिलाओं पे, बुज़ुर्गों पे, वो आम नागरिकों को मारने के लिए काम करते हैं। और ईरान का काम मुश्किल इसलिए भी और हो जाता है क्योंकि वो आम नागरिकों को मार नहीं सकते। ऐसा नहीं कि उनके पास ताकत नहीं है मारने की, वो मुश्किल काम करते हैं नहीं मारने के लिए, नागरिकों को बचा के उनको अपनी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, मिसाइल छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो हज़रत अली के मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, और थोड़ा बहुत वो उस पर चलते भी हैं। देखिए अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब का जो बहाना बनाया जा रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मैंने जो आपको बैकग्राउंड बताया था, इस दुनिया में आज क्या देखा जा रहा है, जो भी चोरी से छुप के किसी से खरीद के एटम बम ले लेता है, फिर वो चाहे कुछ भी गंदी घिनौनी हरकत करे, जैसे पाकिस्तान देश है ना, आतंकवाद किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। और मोदी जी भी अपनी वजह से, और ये बड़े दुख की बात है, मैं आखिर में 2 मिनट उस पर ही बोलूंगा, वो रुक जाते हैं ट्रम्प साहब के कहने से अडानी जी को बचाने के लिए, और उसका बहाना क्या बनता है कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम है, एटॉमिक वॉर हो जाती है। तो ये देखा गया है कि जिस भी कंट्री ने चोरी छुपे से भी बम ले लिया वो सेफ हो जाता है किसी ना किसी हद तक कुछ भी करने के लिए। लेकिन ईरान अगर रुक रहा है एटॉमिक बम लेने से, तो वो यही खamenei साहब हैं जिनका फतवा है, वरना एटॉमिक बॉम्ब लेना आज के दौर में किसी भी देश के लिए जिसके पास पैसे हैं मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये बात पूरी दुनिया को पता है, और मैं भी इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, ईरान तो खamenei साहब के फतवे की वजह से बंधा हुआ है, लेकिन जो इजराइल के चारों तरफ दूसरे देश हैं उनको एटम बम लेना किसी भी हालत में अपनी सुरक्षा के लिए मजबूरी है, जब तक इजराइल के पास एटम बम हैं, और वो लेंगे। सऊदी अरब के पास कम पैसे हैं क्या? आपको क्या लगता है सऊदी अरब की जनता, वहाँ के जो शासन करने वाले हैं, उनकी बात पे भरोसा करके आराम से बैठी रहेगी कि जी अमेरिका आके हमें बचा लेगा, नाटो बचा लेगा? इजराइल के पास जो एटम बम है वो नहीं छोड़ेगा क्योंकि अमेरिका बंद कर लेगा। अमेरिका और ईरान की नेगोशिएशन के टाइम पे अमेरिका ने अपनी, और डोनाल्ड ट्रंप साहब की गलती है इसमें, अपनी जबान की वैल्यू ही खत्म कर दी। जब नेगोशिएशन टेबल पे हैं, ये दिखा दिया कि मेरे कंट्रोल में इजराइल नहीं है, इजराइल मेरी भी नहीं सुनता, ये अमेरिका ने अपने आप को साबित कर लिया। लेकिन खुशी की बात अब यहाँ ये है कि अमेरिका में इस समय नो किंग नाम का एक प्रोटेस्ट चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ, और उसका मेन मुख्य वजह यही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इलेक्शन जीतते टाइम प्रॉमिस किया था ना कि हम किसी और देश के लड़ाई में टांग नहीं अड़ाएंगे, उससे वो हट रहे हैं। वहाँ की जनता ने, और 80% रिपब्लिकन, यानी कि जैसे बीजेपी यहाँ पार्टी है, मोदी जी के खिलाफ अगर 80% भारतीय जनता पार्टी के लोग हो जाएं, वैसी स्थिति ट्रंप साहब के लिए रिपब्लिकन पार्टी में है कि आप ईरान पे हमला नहीं करोगे। वैसी स्थिति 60% देश की जनता, अमेरिका देश की जनता ईरान से युद्ध करने के खिलाफ है, फिलिस्तीन के खिलाफ काम करने से अमेरिका को रोक रही है, ऐसा वहाँ का सर्वे आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ज़ायनिस्ट ताकतें करप्शन के बेस पे एप्स्टीन फाइल जो वहाँ बनाते हैं ना, ये जो तरह तरह की फाइल, और सुब्रमण्यम स्वामी साहब हमारे मोदी जी के लिए भी बोलते हैं, चाइना में उनकी कोई वीडियो बनी हुई है क्या, ये तो आप उनसे ही पूछिएगा। ब्लैकमेल करके ट्रंप साहब, जिनका मुख्य चुनावी मुद्दा ही ये था कि वो किसी और देश में अमेरिका के फौजी नहीं भेजेंगे, आज तरह तरह की बातें करने पे मजबूर हैं। अमेरिका की जनता बड़े प्रोटेस्ट कर रही है इसको रोकने के लिए। तो मेरा आप लोगों से आखिरी जो बात कहने का मतलब ये था कि भारत देश का रोल इस सब में सबसे बड़ा हो सकता था, लेकिन अफसोस इस समय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा होता जो कम्युनिकेट ही कर पाता, इस वक्त भारत देश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त दुनिया को, अगर कोई हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री होता जो अपनी बात किसी से कर ही पाता, समझा पाता, तब भी इस समय लोग चाइना की तरफ नहीं देख रहे होते, मिडिल ईस्ट के लोग चाइना की तरफ, रशिया की तरफ नहीं देख रहे होते, भारत की तरफ देख रहे होते कि वो इस युद्ध को रोके, और पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक यूएन का जो चार्टर है ना, सब देशों का बराबर का अधिकार और हक है,
बराबरी है, उस पे चलाने के लिए भारत सबसे बड़ा क्रूशल देश हो सकता था। लेकिन अफसोस मोदी जी तो किसी से बात ही नहीं कर सकते। अभी हमने सबने देख लिया ना, मतलब वो हंस सकते हैं, गले मिल सकते हैं, लेकिन किसी से जाके कुछ बोल नहीं पाते हो। और उससे भी बड़ी दुख की बात है कि वो किसी और को भी नहीं भेजना चाहते। मतलब एक आदमी से खुद नहीं हो रहा, जरूरी थोड़ी है एक आदमी को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, सिर्फ गुजराती आती है। और गुजराती आने के बाद भी वो कोई बात ना समझ सकते हैं, ना किसी को समझा सकते। ये चीज़ है, उन्हें मान लेनी चाहिए। किसी और को, किसी भी और को, जो भारत की जो ज़रूरत है पूरी विश्व को, भारत की, उस रोल को अदा करने के लिए मोदी जी किसी और को भेजने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अकलमंद अपने आप को दिखाने की सबसे बड़ी जो शौक है ना, वो इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है इस वक्त। वरना इस देश की इतनी बड़ी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है इस वक्त भारत की, कि जिसका कोई पहले भी कोई इस वक्त में, क्योंकि ये सबसे क्रूशल टाइम है दुनिया के लिए। अगर ईरान सिर्फ खड़ा रह पाता है तो मुझे लगता है पूरे विश्व में खुशहाली आ जाएगी, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, कैपिटलिज्म जो है बैलेंस हो जाएगा, और एक बीच का रास्ता जो मध्यम मार्ग है ना, वो निकल के सामने आएगा, जिसमें सबको, सब देशों को अपनी तरक्की करने की बगैर किसी बाहरी इंटरफेरेंस के, ख़ास तौर पे कमज़ोर देशों को मौका मिलेगा। तो मैं ये गुजारिश करने के लिए लोगों से बुला रहा हूँ कि देश की जनता, जैसे अमेरिका जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एरिया वाइज है, भारत भी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जनसंख्या के हिसाब से, तो अमेरिका की तरह यहाँ भी नो किंग नाम से प्रोटेस्ट होने चाहिए, और ईरान के समर्थन में, और समर्थन में सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस वक्त इंसाफ की तरफ खड़ा हुआ। कल अगर ईरान कोई गलती करेगा तो हम लोग ईरान के खिलाफ भी बोलेंगे। ईरान भारत के भी सबसे बड़े फायदे का जो लाइन है ईरान ही ने ले रखी है। इजराइल से भारत को मिलता ही क्या, फ्रॉड, धोखा, और अभी अभी लात। अभी एक हमारे यहाँ से ब्राह्मण धर्म के शायद मानने वाले वहाँ के जो वो रब्बी थे, उनके साथ जाके खड़े हो गए थे, तो लात पड़ी उनके, वो उनके चरणों में झुक गए थे। तो इतनी तेज़ लात पड़ती हुई मैंने देखी है, पता नहीं वो अगर वीडियो सच्ची है तो मुझे, किसी भी भारतीय को तो कम से कम बात ही नहीं करनी चाहिए किसी भी ज़ायनिस्ट व्यक्ति से। तो ये जो स्थिति है उसमें हमारे देश में भी मैं सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी ये फाइनल बात कहते हुए, ख़ास तौर पे सभी सबसे पहले मुस्लिम समाज के लोगों से, हर एक मस्जिद के बाहर मेरे ख्याल से नमाज के बाद कोई एक दिन में एक नमाज तय कर ली जाए। हर मस्जिद के बाहर छोटा या बड़ा प्रोटेस्ट एक होना चाहिए समर्थन में। इस समय फ़िलिस्तीन के साथ भारत की डिक्लेयर्ड पॉलिसी भी है ये, और इजराइल ने जो है हमला किया ईरान के ऊपर, उसके खिलाफ, और सब देशों को बराबर का अधिकार है। इसके लिए ये दो मुद्दों पे, एक तो फ़िलिस्तीन को आज़ादी दिलवाने के लिए, फ़िलिस्तीन एक अलग देश बनना चाहिए, फ्रीडम ऑफ फ़िलिस्तीन इंडिया की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है उसके लिए, और हर एक देश की जो जो स्टेटस है वो बराबर होना चाहिए। कोई देश किसी के ऊपर दबाव ना बनाए, इंटरनल पॉलिसी में इंटरफेयर ना करे। उसके लिए, इन दो मुद्दों के लिए मैं सभी मस्जिद के लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो प्रोटेस्ट करें। फ्राइडे के दिन हर मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट होने चाहिए। मैं अपने बहुजन समाज के भी सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये इंसाफ और बराबरी की लड़ाई जो ईरान लड़ रहा है इस वक्त, उसमें हमें उन सब का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये वही आइडियल्स हैं जिसके लिए बाबा साहब ने हमारा संविधान बनाया था। तो सबसे पहले सभी मस्जिदों की जिम्मेदारी है, अगले फ्राइडे को जुमे की नमाज के बाद भी हर एक मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट करने का आह्वान मैं करता हूँ। मुझे अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि सिर्फ लखनऊ की मस्जिद के अलावा, जहाँ मौलाना कल्बे जवाद साहब ने प्रोटेस्ट किया, और किसी मस्जिद से कोई बड़े प्रोटेस्ट की मेरे पास जानकारी नहीं आई है। अगर ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं तो ये वेलकम है। किसी भी प्रोटेस्ट करने वाले को इस समय पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल। और वो हम लोग तो करते ही पीसफुल प्रोटेस्ट हैं, कभी नॉन पीसफुल प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते, संविधान के मानने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसे लीगल मदद देने को तैयार हैं, बिल्कुल निडर होके। देश के लिए, हमारे देश के संविधान से सीख के ही, बाबा साहब के संविधान से सीख के ही बहुत सारी दुनिया के देशों में
ये वैसे संविधान बने हैं। और यूएन की भी जो रूह है ना, वो बाबा साहब के एक वोट के अधिकार के ऊपर ही निर्धारित है। एक वोट का अधिकार सबके पास होना चाहिए। तो ये प्रोटेस्ट करने की भी जिम्मेदारी भारत देश की है। पूरे दुनिया में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर हम इन प्रोटेस्ट के द्वारा कुछ तो कर पाएंगे, एक तो उन फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ खड़े होने के लिए, और ईरान जो पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए इस समय रिप्रेजेंटेटिव है उनका, उनके लिए जो हमारा मिनिमम कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो हम कम से कम पीसफुल प्रोटेस्ट करके तो करें ही। इसमें कोई किसी को कोई परेशानी, नाजायज़ कानून के विरुद्ध जाके पुलिस या प्रशासन से परेशानी आती है तो हमारे ऑफिस से संपर्क करें।